Good morning, children. How are you? I hope you all are doing well. Children, in chemistry, we have discussed the three chapters. Okay, तीन chapters हम लोग complete कर चुके हैं, and they all are the very important chapters: solid state, solutions, and electrochemistry. Okay, solve as many questions. At least NCERT के जितने भी questions हैं, ठीक है, वो सारे आप लगा लीजिए. जहाँ problem हो just stick it out. ठीक है, when we'll meet, we'll solve it out. ठीक है, but रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आपके UT1 में आई थिंक 2 या 3 चैप्टर्स ही आने वाले हैं. ठीक है, तो नॉट टू पैनिक. ठीक है, उतना हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. नहीं समझ में आ रहा है, वीडियोस बार बार देखें. इजी चैप्टर्स हैं, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स भी. ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कवरिंग पे, दैट इज़ कॉल्ड द काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर चिल्ड्रन. ठीक है, चैप्टर नंबर 4, यूनिट 4, दैट इज़ द केमिकल काइनेटिक्स. इस चैप्टर में बेसिकली हमको क्या पढ़ना है? देखिए, काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट. केमिकल्स ठीक है, मतलब कैसे हमारे जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो कैसे अकर होती हैं, कैसे प्रोसीड होती हैं. ठीक है, उन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है. ये चीज़ें आप 10th में पढ़ भी चुके हैं, इवन 11th में भी आप लोग पढ़ा है. रेट ऑफ रिएक्शंस वगैरह, कंसंट्रेशंस वगैरह कैसे होता है. ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली, इसमें हमको डिस्कस करना है. इसमें एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे. ठीक है, फिर रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, कैसे टाइम के साथ चेंज हो रहा है इसमें कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स के, प्रोडक्ट्स के. एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिकुलैरिटी में क्या डिफरेंस होता है. रेट कांस्टेंट पढ़ेंगे. ठीक है, इसमें हम लोग डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन. ठीक है, कैसे जो रेट ऑफ रिएक्शन की जो है वो कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है, उसको पढ़ेंगे. ठीक है, उसके बाद से इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ेंगे. ठीक है, ज़ीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट, ज़ीरोथ एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पढ़ेंगे. इसके साथ साथ हम लोग कोलिशन थ्योरी भी इसमें डिस्कस करेंगे. तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये ऑब्जेक्टिव्स थे इस चैप्टर के. ठीक है, विच वी हैव टू डिस्कस. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. ठीक है, चिल्ड्रन, द केमिकल काइनेटिक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ द केमिकल रिएक्शंस अकर. जैसे मैंने अभी बताया कि केमिकल काइनेटिक स्टडी से आप ये जान पाएंगे कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं या जो प्रोसीड हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं, उनका रेट क्या है, वो स्लो प्रोसीड हो रही हैं, फास्ट प्रोसीड हो रही हैं. ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट इसमें हम लोग को पढ़ना है. ठीक है ना, ये चीज़ हम बहुत अच्छे से जानते हैं. आपको पता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस है, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो केमिस्ट होते हैं, ठीक है, वो क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. पहले चीज़ होती है जो फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन. ठीक है ना, फिजिबिलिटी तो आपके बारे में पता है बच्चों की, कैसे वो प्रोसीड हो रहा है. ठीक है, वो तो हम थर्मोडायनेमिक्स से पता कर सकते हैं. जैसे अगर आपका गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज है, अगर वो ज़ीरो से कम है, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है, तो और प्रेशर पे, तो वो समझ लीजिए कि वो रिएक्शन आपकी फिजिबल है. ठीक है, दूसरा हम ये देखते हैं, ठीक है, उस रिएक्शन में किसी भी ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि किस एक्सटेंट तक जो है वो रिएक्शन प्रोसीड हुई है. ठीक है, we'll find out the extent to which a chemical reaction will proceed and can be determined from the chemical equilibrium. थर्ड पॉइंट इज द स्पीड ऑफ रिएक्शन. ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, कि कितना टाइम लगा, ठीक है, बाय ए रिएक्शन टू रीच द इक्विलिब्रियम, यानी आपकी स्पीड क्या है उस रिएक्शन की. ठीक है, और बच्चों फिजिबिलिटी और एक्सटेंट के साथ साथ ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि द रेट एंड द फैक्टर विच कंट्रोल द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना. ये भी इंपॉर्टेंट है भाई. फिजिबिलिटी और एक्सटेंट तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि वो रेट और जो क्या कौन से फैक्टर हैं जो आपके किस केमिकल रिएक्शंस के रेट को क्या कर रहे हैं, कम जो है आपके कंट्रोल कर रहे हैं, है ना. कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं, ठीक है, जो इसमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इसको. ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल विच पैरामीटर डिटरमाइन एज टू हाउ रैपिडली द फूड गेट स्पॉइल्ड. कौन कौन से ऐसा पैरामीटर हैं या कौन कौन से ऐसी कंडीशन है, ठीक है, जो आपको ये हेल्प करे डिटरमाइन करने में कि कितनी जल्दी कोई फूड स्पॉइल हो रहा है, ख़राब हो रहा है. ठीक है ना, तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जो भी हैं ये हम इसी में पढ़ेंगे. ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट्स एंड देयर मैकेनिज्म. केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है, हम यही पढ़ेंगे, ठीक है, कि रेट ऑफ रिएक्शंस की स्टडी करेंगे, उसके साथ साथ उनकी मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे. इन्हीं को हम लोग केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं. काइनेटिक्स का मतलब भी होता है, काइनेसिस मीन्स मूवमेंट, है ना. चिल्ड्रन, थर्मोडायनेमिक हमको ये बताते हैं, इट टेल्स अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन.
whereas chemical kinetics tell us about the rate of reaction. ध्यान रखना, ठीक है ना. For example, thermodynamic data indicate that diamond shall convert to graphite, but in reality the conversion rate is so slow that the change is not perceptible at all, है ना. तो ये सारी चीज़ें हैं. काइनेटिक स्टडीज नॉट ओनली हेल्प टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बट ऑल्सो डिस्क्राइब द कंडीशन बाय विच द रिएक्शन रेट कैन बी अल्टर्ड. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना. काइनेटिक हमको सिर्फ इसी में हेल्प नहीं करता डिटरमाइन करने में कि भैया स्पीड और रेट जो है केमिकल रिएक्शन क्या है, बट ये भी हेल्प करता है कि वो कंडीशन कौन कौन सी हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर रही हैं. समझ में आ रहा है. तो द फैक्टर सच एज द कंसंट्रेशन हो गया, टेम्परेचर है, प्रेशर है, कैटलिस्ट है, दे ऑल अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन. यू गेटिंग माय पॉइंट्स, ठीक है. तो चिल्ड्रन, इन दिस यूनिट वी शैल बी डीलिंग विद द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस and the factors affecting these. Some elementary ideas about the collision theory of the reaction rate, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना. तो इन सब के जानने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमें क्या है, रिएक्शन रेट, है ना. तो हम स्टार्ट करेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. ओके, आवर फर्स्ट टॉपिक इज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. बच्चों देखो, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जैसे आयनिक रिएक्शंस हो गई, वो बहुत फास्ट अकर करती हैं, ठीक है, बहुत तेज़ी से होती हैं. फॉर एग्जांपल प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ठीक है. द प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड अकर इंस्टेंटेनियसली बाय मिक्सिंग ऑफ व्हाट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड. ऑन द अदर हैंड कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो बहुत स्लो होती हैं, है ना. फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना. एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए स्लो प्रोसेस, ये आपको पता भी है अच्छे से, है ना. और यहाँ पे कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जैसे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, जो मॉडरेट स्पीड से क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं, है ना. जैसे यू मस्ट बी नोइंग दैट द स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ चेंज इन द पोजिशन और डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. ये पता है आपको, है ना. स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस या जो पोजीशन चेंज हुई है इन अ यूनिट टाइम, ठीक है, इससे आप स्पीड निकाल लेते हैं ऑटोमोबाइल्स वगैरह की. इन द सेम वे विल फाइंड आउट द व्हाट, स्पीड ऑफ अ रिएक्शन और द रेट ऑफ अ रिएक्शन, है ना. एंड इट कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम. हाउ विल फाइंड आउट इट, विल फाइंड आउट द as the change in concentration of reactant or product in a unit time, है ना. now to be more specific it can be expressed in the terms of, देखिए किसमें किसमें, पहला है the rate, ध्यान से भी दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, ठीक है. the rate of decrease in concentration of any of the reactants, है ना. I am telling that how we can express, है ना, we can express the rate of reaction. कैसे हम पता करेंगे, तो ये पता कर सकते हैं द रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट्स और द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स. हमारे किसी भी रिएक्टेंट में कितना डिक्रीज हो रहा है उनके कंसंट्रेशन में, इससे पता कर सकते हैं. या हम पता कर सकते हैं कि रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, किसी प्रोडक्ट के रेट उसके कंसंट्रेशन में कितना इंक्रीज हो रहा है ना. जैसे फॉर एग्जांपल एक हम हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेते हैं, ठीक है. हम ये मान के चलेंगे कि इनके जो वॉल्यूम है सिस्टम में वो क्या है, कांस्टेंट है. गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है रिएक्शन इट चेंजेस इनटू व्हाट, प्रोडक्ट, ठीक है. सपोज दैट 1 मोल ऑफ द रिएक्टेंट आर प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट. हम मान के चल रहे हैं कि 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट प्रोड्यूस करेगा 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट. इफ R1 and P1 are the concentration of R and P respectively at time T1, okay, and R2 and P2 are the concentration at time T2. तो आप यहाँ पे देखें कि क्या हो जाएगा, तो चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू व्हाट, T2 माइनस T1, और चेंज इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू व्हाट, R2 माइनस R1, और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू व्हाट, P2 माइनस P1. यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं बेसिकली ये एक्सप्रेस कर रहे हैं आपके मोलर कंसंट्रेशंस को. समझ में आ रहा है. सो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट,
है ना, आपका जो रिएक्टेंट है वो किस रेट से डिसअपियर हो रहा है, उसका कंसंट्रेशन. यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So how will you find it out? The rate of disappearance of R is equal to what? Decrease in the concentration of reactants. Okay, and it is divided by the time taken. So that is the delta R, the bracket is equal to upon it is delta T, means change in time. So this is very important. So the square brackets in the above expression I told you that is explain the molar concentrations as well as. So how will you find out the rate of disappearance of reactant? And it has been find it out by decrease in concentration of the reactant divided by the time taken. Okay, so or you can say delta R upon delta T. Okay, next is the rate of appearance of product. How your product is appearing here? It is given by the increase in the concentration of the product upon the time taken. Okay, so it is like this, that delta P upon delta T means change in concentration, increase in concentration of product upon the change in time taken, and you see it is positive here. Okay, in the above equation, that is 4.1, it is the sense delta R is a negative quantity, as why it is, as the concentration of reactant is decreasing. Okay, it is multiplied with -1 to make the rate of reaction a positive quantity. Getting? Now this equation 4.1 and 4.2 given above represent the average rate of reaction, that is the R average. ठीक है, equation 4.1 and 4.2 given above represent the average rate of reaction, that is R average. और आपको पता है ये जो एवरेज रेट होता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एंड द टाइम टेकन फॉर दैट चेंज टू अकर. तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे टाइम टेकन, कितना उस चेंज को होने में कितना टाइम लगा, और पहली चीज़ कि भैया कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कितना है. यहाँ पे देखिए इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट दिखाया गया है. ठीक है, तो बेसिकली स्लोप यहाँ पे बहुत मायने रखता है. आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, हम यहाँ पे टेंजेंट इंस्टेंटेनियस वाले ए वाले में टेंजेंट ड्रॉ करके किसी भी इंस्टेंट टाइम पे, ठीक है, उस हम निकाल सकते हैं कि भैया कितना रेट है. ठीक है, कैसे रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं. जैसे यहाँ की पर्टिकुलर पॉइंट पे हम देख रहे हैं, ठीक है, कि डेल्टा आर इंस्टेंट निकाल सकते हैं माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस स्लोप. ठीक है, नेगेटिव में है. इस वाले में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में भी वही निकाल रहे हैं. यहाँ पे टेंजेंट स्लोप के थ्रू हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और यहाँ से निकाल लेंगे आर इंस्टेंट को डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू स्लोप, है ना. तो यहाँ पे आर एवरेज भी निकाल सकते हैं इजली है. देखिए ए वाले में आर एवरेज निकाला है माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा आर इज व्हाट, आर टू माइनस आर वन एंड डेल्टा टी इज माइनस टी टू माइनस टी वन. ठीक है, सो और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में हमने क्या निकाला है, आर एवरेज को डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यहाँ प्रोडक्ट आ गया, यानी पी टू माइनस पी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन. तो इस तरीके से हम निकालेंगे, आगे देखेंगे इसको कैसे क्या किया गया इसको. ठीक है, यूनिट्स क्या होती है रेट ऑफ रिएक्टेंट्स की. ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए यूनिट क्या होगी. तो देखो यहाँ पे जो इक्वेशन है 4.1 और 4.2, तो इससे एक चीज़ क्लियर हो रही है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन और टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना. तो फॉर एग्जांपल अगर कंसंट्रेशन हम मान लें मोल पर लीटर में और टाइम आपका सेकंड में है, तो यूनिट आपकी हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकंड. इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूछ लेता है ना. सो इट विल बी लाइक द यूनिट विल बी मोल पर लीटर पर सेकंड, है ना. हाउएवर गैसेस रिएक्शन की बात करते हैं, वहाँ कंसंट्रेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर्स के रूप में जो है डिनोट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. तो वहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगी आपके, एटमॉस्फेयर पर सेकंड, एटीएम पर सेकंड. ठीक है, तो ये बात हो गई. ठीक है, कि क्या यूनिट होती है रेट ऑफ रिएक्शंस की. अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखते हैं इसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम. यहाँ पे कह रहा है कि फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड एट डिफरेंट टाइम दिया हुआ है ना. यानी ब्यूटाइल CH4 सॉरी C4H9Cl, ये एक ब्यूटाइल क्लोराइड है. ये तो अलग अलग टाइम पे इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है ना. तो आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है. यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. इक्वेशन आपको दे दी है, C4H9Cl प्लस H2O गिव्स C4H9OH प्लस HCl. और यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, कि भैया यहाँ टाइम आपके सेकंड में दिया हुआ है और यहाँ नीचे कंसंट्रेशन दिया हुआ है ना. तो जीरो टाइम पे इसका कंसंट्रेशन 0.100 था. ठीक है, 50 सेकंड पे 0.0905, इस तरीके से यहाँ पे पूरा आपको दिया हुआ है ना. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे अलग अलग
टाइम पे टाइम इंटरवल पे अलग अलग कंसंट्रेशन डिफरेंस निकाल लेंगे, है ना, और तब हम डिटरमाइन करेंगे एवरेज रेट बाय डिवाइडिंग द डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए हमने एक टेबल बनाई है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये आपको जो है मोलर कंसंट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, मोल पर लीटर में, और टाइम पर सेकंड में हम टाइम इंटरवल भी दिया हुआ, 0 से 50 के बीच में क्या कितना चेंजेस था, फिर 50 to 100 सेकंड के बीच में कितना क्या कंसंट्रेशन आया, और यहाँ पे हमने चेंजेस निकाले, यानी आर एवरेज इंटू व्हाट 10 इंटू 4 मोल पर लीटर पर सेकंड। तो यानी दोनों को हमने से माइनस किया, हमारी ये चीज़ निकल के आ गई, ठीक है। अब यहाँ से हम जो टेबल आई है, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो एवरेज रेट है वो गिर रहा है, यानी 1.90 इंटू 0.-4 मोल पर लीटर पर सेकंड से 0.4 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकंड, यानी वो डिक्रीज हो रहा है ना। हाउएवर जो एवरेज रेट है, इट कैन नॉट बी यूज टू प्रेडिक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। एवरेज रेट का यूज जो है आप किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए नहीं कर सकते, वहाँ आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, वहाँ आपको इंस्टेंटेनियस रेट यूज़ करना पड़ेगा। सो टू एक्सप्रेस द रेट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम वी डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस रेट। और ये कैसे निकलेगा, इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन वी कंसीडर अ एवरेज रेट एट द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल, से मान ली dt, है ना, बहुत छोटे समय के लिए हम निकालेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे यहाँ पे, है ना, दैट इज जब डेल्टा टी आपका जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा हो तो उस समय आपका क्या हो जाएगा, dt लेंगे, ठीक है। तो मैथमेटिकली फॉर इनफाइनिट सिमली स्मॉल dt इंस्टेंटेनियस रेट इस तरीके से, अभी ऊपर मैंने बताया था, आर एवरेज इज इक्वल टू व्हाट माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, यानी इज इक्वल टू ये हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, एस टी इज इक्वल टू जीरो अप्रोचेज टू जीरो, तो आर इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस डी आर अपॉन डी टी, यानी डी पी अपॉन डी टी। यहाँ पे देखो हमने ग्राफ बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से फॉल हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये जो टाइम है इसके क्रॉस एक टेंजेंट ड्रॉ करके एक इंस्टेंस टाइम पे, मानिए हमने सपोज एग्जांपल हमने टी इज इक्वल 600 सेकंड पे निकालना है, ठीक है। तो देखो नाउ इट कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली बाय ड्राइंग द टेंजेंट एट टाइम टी, ऊपर अभी जैसे मैंने बताया, ठीक है, किसी भी कर्व पे कहीं पे भी, ठीक है, आर और पी के कंसंट्रेशन और टाइम के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके स्लोप को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, सपोज दैट हम 600 पे निकालें, तो आर इंस्टेंट एट 600 फॉर एग्जांपल कैन बी कैलकुलेटेड बाय प्लॉटिंग कंसंट्रेशन ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो वहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे जो आपके कर्व को क्या करेगा, टच करेगा, कहाँ पे, टी इज इक्वल टू 600 सेकंड पे, ठीक है। तो नाउ द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट गिव यू व्हाट इंस्टेंटेनियस रेट। अब ये जो स्लोप है इस टेंजेंट का, यही आपको इंस्टेंटेनियस रेट देगा, ठीक है। तो क्या करेंगे देखिए, तो आर इंस्टेंट एट 600 सेकंड पे क्या हो जाएगा, ठीक है, ऊपर वैल्यूज आप रख देंगे, नीचे टाइम हो जाएगा, और इस तरीके से आप वैल्यूज निकालेंगे, फिर 250 सेकंड पे निकालेंगे, फिर 350 सेकंड पे, फिर 450 सेकंड पे, इन सब की आप क्या कर लेंगे, वैल्यूज निकाल देंगे, तो आपका ये आपका कंसंट्रेशन और इंस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि हमारे पे एक रिएक्शन है Hg, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान से देखना, Hg प्लस Cl2 HgCl2, यहाँ पे आप देखो चाहे रिएक्टेंट साइड में चाहे प्रोडक्ट साइड में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट के हैं ये सेम है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे आप देख सकते हो, दे सकते हो, दिखा सकते हो, इसको आप दिखाओगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू व्हाट माइनस डेल्टा Hg अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा HgCl2 अपॉन डेल्टा टी। इस तरीके से आप दिखाएंगे, रिएक्टेंट साइड में आपको पता है ये माइनस लगाते, प्रोडक्ट साइड में नहीं लगाते, ठीक है, क्योंकि डिसअपीयरेंस दिखा रहा है वो। तो यहाँ पे आप देखो कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट इज सेम एज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो आपके क्या थे, सेम थे, चाहे रिएक्टेंट साइड में प्रोडक्ट साइड में। अब क्या होगा जहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम नहीं है, तब जरा ध्यान से देखो, जैसे ये रिएक्शन है 2HI गिव्स H2 प्लस I2, तो यहाँ रिएक्टेंट साइड में तो ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे 2 मोल्स हैं HI के जो डिकम्पोज होके क्या दे रहे हैं आपको, 1 मोल ऑफ H2 और 1 मोल ऑफ I2। तो फॉर एक्सप्रेसिंग द रेट ऑफ सच अ रिएक्शन, है ना, तो इस टाइप के रिएक्शंस को अगर आपको क्या करना है, फॉर एक्सप्रेसिंग द रेट ऑफ सच अ रिएक्शन जहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इक्वल ना हो, है ना, तो क्या होगा यहाँ पे चिल्ड्रन, तो यहाँ पे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट को उनके रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से हम डिवाइड कर देते हैं,
जैसे आप देखो यहाँ पे जो रेट ऑफ कंजप्शन है HI का वो दुगना है ना, इट इज ट्वाइस द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O टू मेक देम इक्वल। अब इसको इक्वल करने के लिए जो डेल्टा HI का टर्म होगा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है ना। तो अगर आपके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, उनको हम डिवाइड कर देंगे उनके पर्टिकुलर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं इक्वल करने के लिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस डेल्टा HI अपॉन डेल्टा T अपॉन 2, है ना, तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T और डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा T। इसी प्रकार से इस रिएक्शन के लिए भी सेम होगा। आप देख सकते हो 5Br माइनस प्लस BrO3 प्लस 6H प्लस 3Br2 गिव्स 3H2। तो यहाँ पे देखो Br माइनस में क्या है 5 है, तो हम 1/5 यानी 5 से डिवाइड कर देंगे। BrO3 में कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो उसको वैसे ही लिखेंगे। 6H प्लस तो उसको 6 से डिवाइड कर देंगे। तो जो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा इस तरीके से हम उसको डिवाइड कर देते हैं। और गैसेस रिएक्शन अगर किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे है तो उसका जो कंसंट्रेशन होगा क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके पार्शियल प्रेशर को। ये तो पता है गैसेस के लिए। तो वहाँ पे जो रेट है उस कैन बी एक्सप्रेस इन द रेट ऑफ चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये बात हो गई रेट ऑफ रिएक्शंस की। ठीक है, ये कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस हैं जिनको आप क्या कर लेंगे, कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम पे हम जब मिलेंगे, ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो जितना बताया इसको कर लेना। ये इंटेक्स क्वेश्चन आपके होमवर्क्स हैं, इनको आप कर लेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी हैं, इनको भी आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर बच्चों।